हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम शशांक गोयल। मैं बहुत अच्छा हूँ। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अपनी गाड़ी का बनाने वाला हूँ ब्रीज़ा का ओनरशिप रिव्यू। तो मेरे को ब्रीज़ा लिए हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे जून के अंदर। तो इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ें कवर करूँगा कि मैंने ब्रीज़ा क्यों ली, इसका मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर मेरी कुछ एक्सीडेंट छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हुए तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या रीज़न थी जो मैंने ब्रीज़ा ली, और इसकी जो कुछ अच्छे फीचर्स हैं, बेस्ट फीचर जो मेरे को लगते हैं, और जो कुछ आई थिंक कमियां हैं जो इसके अंदर अगर वो पूरी हो जाती तो और भी बेटर कार हो जाती। तो मैं वो सब चीज़ें इसमें कवर करूँगा। तो अगर अब तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को एंड तक देखें। लेट्स टॉक अबाउट द रीज़न वाई आई बॉट ब्रीज़ा। तो ब्रीज़ा का एक लेने का मेन रीज़न जो मेरा था, मैंने काफ़ी सारी कार्स कंपेयर करी थी। जैसे मैंने किया कि सोनेट देखी थी, वेन्यू देखी थी, XUV 300 देखी थी, नेक्सन देखी थी, इको स्पोर्ट भी मैंने कंसीडर करी थी। बट जब मैंने कंपेयर करा प्राइस रेंज, फीचर्स, सेफ्टी, एवरीथिंग, देन आई फाइनलाइज ब्रीज़ा। तो ब्रीज़ा के जो कुछ फीचर्स जो मेरे को, जो अगर मैं कार बाय कार बात करता हूँ, जैसे किया की सेफ्टी थोड़ी सी, किया और वेन्यू की सेफ्टी रेटिंग में मेरे को कंसर्न था। और एक जो मेन रीज़न था वेन्यू और किया सोनेट ना लेने का, जो इसकी थर्ड रो है, ब्रीज़ा की थर्ड रो मैं दिखाता हूँ आपको, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है एज़ कम्पेयर टू दीज कार्स। इसमें जो आपको स्पेस मिलता है थर्ड रो में, ऑलमोस्ट क्रेटा के बराबर मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू आपको जो वेन्यू और सोनेट में जो स्पेस मिलेगा वो काफ़ी कम मिलता है। तो इसलिए ये दोनों कार मैंने इसलिए अपनी लिस्ट से जो कट ऑफ कर दी थी, रिजेक्ट कर दी थी। इसलिए इन दोनों को रिजेक्ट करने का रीज़न ये था। और इको स्पोर्ट्स का थोड़ा सा लुक हमारे को पसंद नहीं आया था, इसलिए इको स्पोर्ट्स हमने ली थी। वो अच्छा ही वो हमने नहीं ली, उसके बाद फोर्ड चलाई गया यहाँ से, तो वो सर्विस वगैरह का इशू रहा था थोड़ा टाइम तक। और जो नेक्सॉन थी, नेक्सॉन थोड़ा टाटा की वजह से नहीं ली थी। अब टाटा काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो और थोड़े जो फीचर्स मैंने जो कंपेयर करे थे, जो मेरा जो मॉडल है ब्रीज़ा का, ये VXI मॉडल है, और इसके फीचर्स और जो मैंने सेम प्राइस में जो मेरे को नेक्सॉन मिल रही थी उसके फीचर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। मेन तो अलॉय व्हील्स जो थे उनके 15 इंचज़ के थे, और उसकी 195 जो विड्थ थी 195 थी, ऑटोमेटिक AC नहीं था, और इसमें कीलेस एंट्री नहीं थी। तो ये जो कुछ फीचर्स थे जो मैंने कंसीडर करे थे जो नहीं थे उसके अंदर, जिस वजह से मैंने ब्रीज़ा चूज़ करी। और XUV 300 रिजेक्ट करने का रीज़न ये था, XUV 300 में एक्चुअली आपका बूट स्पेस बहुत कम है, और उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू ब्रीज़ा। तो इस रीज़न की वजह से, और XUV 300 का अगर आप इंटीरियर्स भी देखोगे ना, इंटीरियर्स भी उसका थोड़ा सा पुराना लगता है, थोड़ा पुरानी कार्स के जैसा लगता है। बट ब्रीज़ा का एज़ कम्पेयर टू दैट काफ़ी बेटर लगता है। और इसका एक सेफ्टी रेटिंग में XUV 300 ऑफ कोर्स आगे रहती है, 5 स्टार है, बट ब्रीज़ा की भी 4 स्टार है। दैट इज़ आई थिंक मोर देन इनफ अगर आप ठीक स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं। तो ये सारे रीज़न थे जो मैंने कार्स, जो बाकी सारी कार्स जो मैंने रिजेक्ट करी। बट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उन क्वेश्चन का आंसर करूँगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। ऑटोमेटिक AC देखिए, ये थर्ड रो में बैठा हूँ, और जो आगे वाली सीट है वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है, और मेरी हाइट जो ऑलमोस्ट 5 फुट 10 इंच है। तो मैं ईजिली अभी भी अपना थोड़ा थाई स्पोर्ट, फिर भी थाई स्पोर्ट भी इवन डिसेंट है। और आप अगर लेग स्पेस देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी देखो, इसके बाद देखिए कितना सारा लेग स्पेस बचा हुआ है। और इसमें 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि हेड स्पेस तो इसमें 2 ही दिए हुए हैं, हेडरेस्ट तो 2 ही दिए हुए हैं, बट लेकिन वैसे अगर मैं बात करूँ तो इसमें आराम से 3 जने हमने बिठाए हुए हैं। मेरे मम्मी पापा, जो मम्मी हेल्दी हैं थोड़ी सी, पापा, रितु, और मतलब काफ़ी लोग मैंने बिठा के देखा है। तो ऐसे कोई इशू आई नहीं कभी ब्रीज़ा में, हमारे को पीछे वाली सीट पे कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है। एक इसमें इशू जो है वो है कि इसमें रियर AC वेंट्स अब पुरानी वाली ब्रीज़ा में नहीं है, तो एक हुआ। बट लेकिन इसका जो इंजन है वो 1.5 लीटर का है, वो काफ़ी पावरफुल है। तो अगर मैं AC आगे से हम थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगती है किसी को भी कि आपको गर्मी लगेगी। गाड़ी कितनी भी गर्मी हो बाहर, आपको अंदर गर्मी नहीं लगेगी। इसका AC बहुत पावरफुल है, तो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता। थोड़ी सी इसमें जो स्पेसीज और ग्लासेस वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से पोजीशन है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मान लो कि आप किसी बंद कमरे में या फिर किसी बंद कार में और डार्क कार में बैठे हुए हैं। तो वो एक बहुत अच्छा फील होता है आपको इस गाड़ी में। देख सकते हैं इसका 1.5 लीटर का इंजन, और आप यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह ही मिलती है, तो आपको अंदर कोई भी नॉइस नहीं फील होती है। आपको बिल्कुल साइलेंट गाड़ी लगेगी एज़ कम्पेयर टू अगर आपने डीजल की गाड़ी चलाई होंगी। तो इवन पेट्रोल की और गाड़ियों से भी काफ़ी साइलेंट गाड़ी है ये, तो इसकी वो एक वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है ब्रीज़ा की। बूट स्पेस भी एम्पल है, 328 लीटर है, तो आप आराम से किसी लॉन्ग ट्रिप पे भी जाएंगे, मतलब 3-4 जने भी जा रहे हैं तो आराम से आपका अच्छा खासा सामान यहाँ पे आराम से 4-5 बैग आराम से बड़े वाले तो नहीं, आई थिंक 2 बड़े वाले और 2 छोटे वाले बैग आराम से आ सकते हैं। तो आपको बूट स्पेस का भी कोई कंसर्न नहीं रहता है। इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है ना, VXI में ड्यूअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, और ऑटो फोल्ड ORVM मिल जाते हैं। तो वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छा है। उसमें 2-3 आपको जो मिलते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर 3 जगह मिलता है, ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड, और आपको डिक्की में भी रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है इसमें। तो वो बात इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है।
चलिए बात कर लेते हैं एक्सेसरीज। कुछ एक्सेसरीज मैंने शोरूम से लगवाई थी अराउंड 10,000 की, और मैंने फिर 13 या 14,000 एक्सेसरीज बाहर से लगवाई थी। जो शोरूम से एक्सेसरीज लगवाई थी मैंने, एक तो सीट कवर्स लगवाए थे। आप ये सीट कवर्स जो देख रहे हैं, सीट कवर सारे मैंने शोरूम से लगवाए हुए हैं, और काफ़ी अच्छी फिटिंग एंड फिनिश वगैरह काफ़ी अच्छी है इसकी। मैंने टेम्पल लगवाया था। टेम्पल तो अभी यहाँ पे गाड़ी में आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो निकल जाता है एक्चुअली, काफ़ी अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ है। टेम्पल लगवाया था और मड गार्ड्स लगवाए थे, ये देख सकते हैं आप, मड गार्ड लगवाए थे। और अब बात करते हैं जो बाहर से मैंने एक्सेसरीज लगवाई है। ये क्रोम गार्निश लगवाई थी, यहाँ पे ये लगवाया था, डोर क्लोजर लगवाया था, और मैंने सीट कवर्स लगवाए थे, ये बाहर से लगवाए थे आपके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने पीछे एक जो आपके जो पीछे की लाइट्स होती हैं ये भी लगवाई थी, बट लेकिन ये जो मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था उसके अंदर बेसिकली ये मैंने फिर जब शोरूम से क्लेम लिया था तो मैंने पुरानी वाली ही लगा दी थी, उन्होंने नई वाली टूट गई थी। और ये स्टीयरिंग व्हील का कवर लगवाया था, ये आप देख सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील का कवर लगवाया था मैंने। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने लगवाई थी कि आर्मरेस्ट लगवाई थी, क्योंकि VXI में आपको ये आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, और ये मूविंग आर्मरेस्ट है। जैसा आपको मारुति, तो ये मैंने करोल बाग से लगवाए थे सारे एक्सेसरी, तो जैसे आपको मारुति लगा के देती है ओरिजिनल वाला, बेसिकली मैंने वो लगवाया था आर्मरेस्ट। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है लॉन्ग ड्राइव पर जब जाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप आराम से अपना आर्म यहाँ पे रख के, तो आपको काफ़ी बेटर लगता है। स्टोरेज भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। आप देखो, आपको यहाँ पे बॉटल रखने का स्पेस है, इवन यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है इसमें। अब तो इन्होंने 2 कर दिए, पहले दो ग्लव बॉक्स आते थे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। या नीचे वाले में लाइट्स भी, अगर आप रात को चलाते हैं तो लाइट्स भी यहाँ पे जलती हैं आपकी। और यहाँ पर भी स्पेस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपका फोल्डर्स हैं, इस साइड में ड्राइवर साइड भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है। ये सारे आपके कंट्रोल हैं ORVM के, और आपके ORVM कंट्रोल सॉरी यहाँ पर है आपके, और ये आपके सारे विंडोज़ के कंट्रोल हैं। इवन पीछे भी आपको कप होल्डर्स दे रखे हैं, दोनों साइड पे डोर्स की दोनों साइड में पॉकेट्स हैं। यहाँ पे आप आराम से एक 2 लीटर की बोतल आराम से रख सकते हैं, और कॉइन्स वगैरह जो रखने हैं आपको आराम से वो इजीली रख सकते हैं। चलो बात कर लेते हैं सर्विस की। तो सर्विस एक्सपीरियंस मेरा मारुति में एक्चुअली काफ़ी अच्छा रहा है। तो मेरी अभी तक 3 सर्विस हो गई हैं। फर्स्ट 2 आपकी फ्री होती हैं, थर्ड में आपकी जो होता है बेसिकली आपका लेबर तो फ्री होती है ऑफ कोर्स, बट उसमें आपके जो इंजन ऑयल के हैं वो सब चार्जेस वगैरह लग जाते हैं। और उस पर मैंने थर्ड सर्विस में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो भी देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो रेड बटन दबाइए नीचे और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए अब एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा था। फर्स्ट सर्विस और सेकंड सर्विस मैंने होम पिकअप भी करवाई थी। होम पिकअप करवा के वो आपकी गाड़ी ले जाते हैं और आपको फिर गाड़ी ड्रॉप कर जाते हैं। तो कुछ सर्विस सेंटर होते हैं जो बेसिकली आपको बोलेंगे कि पिकअप के चार्जेस लगेंगे, बट लेकिन अगर आप पहले उनसे बात कर लेंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव से, तो आप उनसे वो नेगोशिएट कर सकते हैं। तो वो जनरली वो चार्जेस वो रिमूव कर देते हैं। तो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी फर्स्ट और सेकंड सर्विस हो जाती है। उसमें कुछ भी आपका मैक्सिमम 100 रुपीज़, उसमें भी वो आपको क्या दे देंगे बेसिकली, जो वॉशर होता है ना, वाइपर वॉशर का कुछ लिक्विड वगैरह दे देंगे, कुछ मिनिमम अमाउंट लगाने के लिए। अगर आप चाहे तो वो भी रिमूव करा सकते हैं, बट वो 100 रुपीज़ मैक्सिमम आपका कॉस्ट करेगा। और थर्ड सर्विस जो है, थर्ड सर्विस में ऑलमोस्ट आपका जो बिल आता है अराउंड 1000 से 1500 डिपेंडिंग अपॉन योर कार, और आपकी कार की कंडीशन कैसे, आपने कितनी चलाई है। तो मेरा आई थिंक आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट अमाउंट, बट आई थिंक इसी के आसपास बिल आया था। वो थर्ड वीडियो आप जाके देखिए, थर्ड सर्विस वाली वीडियो बहुत अच्छी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। और उसमें ही आपको पिकअप के कुछ चार्जेस वगैरह नहीं देने होते हैं। तो मैंने पहली जो अपनी सर्विस करवाई थी आई थिंक वो राणा मोटर से करवाई थी, और दूसरी वाली जो क्रिश से करवाई थी। थर्ड वाली मैंने ये मारुति मास्टर्स हैं आपके यहाँ पे GT करनाल रोड पे, वहाँ पे करवाई थी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा तीनों में आई थिंक ठीक रहा था। और एक जो इशू आया था मेरी जब थर्ड सर्विस हुई थी, तो वहाँ पे मेरी गाड़ी थोड़ी सी लग गई थी। तो उसके बाद जनरली आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपका आप सर्विस के लिए भेजेंगे, सर्विस के लिए भेजेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो वो आपको हमेशा कॉल करेंगे उसके बाद, सर्विस होने के बाद, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड हाउ वुड यू लाइक टू रेट मारुति फॉर सर्विस एक्सपीरियंस। सपोज आपके जैसे मेरी आप इवन गाइस, अगर सपोज सर्विस में आपकी गाड़ी कहीं से लग जाती है, क्योंकि आप सेम डे के बाद नोट नहीं कर पाते, मेरे साथ भी यही हुआ था, तो मैंने नेक्स्ट डे नोट करा था। तो मैंने उनसे कंप्लेंट करी थी। और उसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आपको जब सर्विस का जब रेटिंग के लिए कॉल आएगा तो आप उनकी रेटिंग जो है वो बिलो एवरेज दीजिए, सो दैट फिर वो क्या करेंगे, देन दे विल रीच आउट टू यू। देन वो सर्विस वाले से, जो आपके सर्विस सेंटर वाले हैं, वही आपको फ़ोन करके बुलाएंगे, बताएंगे कि सर आपने बिलो एवरेज क्यों रेट करा है। तो आप उन्हें रीज़न बता सकते हैं, और हम डायरेक्टली आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर कुछ टाइम बाद मेरी गाड़ी खुद ही पिकअप करवाई थी दोबारा, और उस पर दोबारा पेंट, जो उसमें एक बम्पर के पास बेसिकली एक स्क्रैच था, तो उन्होंने पूरा पेंट करा था, करके दिया था वाला एरिया मेरे को। तो वो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को मारुति की, कि अगर आप जो इनकी सर्विस की रेटिंग अगर आप अच्छी नहीं देते हैं,
तो ये डेफिनेटली उस पर दैट देयर इज एन उस पर एक एक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं होता, आई डोंट नो टाटा और महिंद्रा में वो बाकी प्रोवाइडर्स में क्या होता है, बट लेकिन उस पर वो एक्शन जरूर होता है। उस पर आपकी अगर आप सही एक क्वेरी रेस करेंगे तो दैट विल बी रिजॉल्व। कर लेते हैं इसके इंश्योरेंस क्लेम की। तो मैंने अभी तक 2 इंश्योरेंस क्लेम लिए। तो एक बार तो मैं जब मसूरी जा रहा था तो मेरी गाड़ी एक बार उसमें तो काफ़ी लग गई थी एक्चुअली। आगे वाले ने आगे एक आपका हैरियर वाला चल रहा था, उसने ब्रेक मार दी थी। उसके बाद फिर गाड़ियों ने ब्रेक मार दी थी, मेरी ब्रेक लग गई थी, बट जो पीछे से एक इको आ रही थी उसने बहुत तेज़ से गाड़ी को हिट करी थी, तो आगे पीछे दोनों से लग गई थी गाड़ी। और उसमें काफ़ी जब मैंने इंश्योरेंस क्लेम लिया था तो मेरा जो इंश्योरेंस क्लेम का जो एक्सपीरियंस रहा वो ठीक था, नॉट बैड नॉट गुड आई विल से। जब मैं वहाँ पर गया मैंने काफ़ी सारे फिर वहाँ पे शोरूम से बात करी कि इंश्योरेंस क्लेम मेरे को लेना है, मेरी गाड़ी ऐसे लग गई है। तो आपको एक तो पहले क्रेन करके गाड़ी वहाँ से ले जानी पड़ेगी और वहाँ पे उनको बताना पड़ेगा क्या हुआ कि आपकी गाड़ी वहाँ पे लग जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गाड़ी चलानी नहीं है उसके बाद। अगर आपकी मान लो बोनट पे गाड़ी लग गई है, ऐसे मेरा रेडिएटर टूट गया था, तो आपको गाड़ी कभी भी चलानी नहीं है। उसके बाद सीधा क्रेन बुलाइए वहाँ से। क्रेन जो आता है आपकी इंश्योरेंस में कवर्ड होती है, आप क्रेन को बुलाएँ और वहाँ पे क्रेन को बुला के वहाँ पर बेसिकली आप अपना क्रेन को बुलाएं और वहाँ पे आपकी गाड़ी तो सर्विस सेंटर पे ले जाएंगे। जो आपका नियरेस्ट सर्विस सेंटर हो या फिर जहाँ से आप सर्विस कराते हो तो वहाँ पर आप ले जाएं। तो वहाँ पर बेसिकली आपसे कुछ फॉर्म्स वगैरह वो साइन करवाएंगे और आपकी स्टोरी लिखवाएंगे कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ। देन उसके बाद फिर रिव्यूअर आता है वहाँ पे से, जो इंश्योरेंस जो भी ऐसे मेरा बजाज एलियांस था, तो नेक्स्ट डे वो आता है, रिव्यूअर आता है और वो बेसिकली आपकी गाड़ी को पूरा रिव्यू करता है। और आपके जो प्री एग्जिस्टिंग मान लो कोई प्री एग्जिस्टिंग स्क्रैचेज हैं तो आप वो कवर नहीं करवा सकते हैं अगर वो आपकी स्टोरी में ऐड नहीं हो रहा है। जैसे वो आपने स्टोरी बनाई है मेरी आगे और पीछे से गाड़ी लग गई है, बट आपके साइड में भी कुछ स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, आप चाहते हो वो भी कवर हो जाए, तो वो कवर नहीं होगा। तो आपकी स्टोरी बेसिकली ऐड होनी चाहिए जब ही वो कवर होगा, नहीं तो फिर वो जो आपका वो क्लेम वाला होगा तो वो बोलेगा सर ये कवर नहीं होगा, या आपका किसी और एक्सीडेंट से लगी हुई है, किसी और इंसिडेंट से लगी हुई है। तो वो आपको सोच समझ के स्टोरी वैसे ही बनवानी है ताकि आपका जो मेन है मेजर है वो वाला ही कवर होगा। और इसमें जो मेरी गाड़ी मैं दिखाऊंगा आपको पिक्चर्स वगैरह, तो मेरी गाड़ी को ऑलमोस्ट जो आने में लग गया था 25 से 30 दिन लग गए थे, बट लेकिन उसमें मेरे को जो एक चीज़ ख़राब लगी थी उनकी, तो उसके बाद ही मेरी गाड़ी कुछ पार्ट्स रह गए थे। कुछ पार्ट्स रह गए थे तो उनको मंगवाने में ऑल तो उन्होंने मेरे को गाड़ी डिलीवर कर दी थी ऑलमोस्ट आई थिंक 35 डेज़ में, बट वो पार्ट्स मंगवाने में उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया था। तो उन्होंने एक बार मेरे को बुलाया, बोला सर आपके पार्ट्स आ गए, आप आके लगवा लीजिए वो पार्ट्स। मैं गया तो वहाँ पे जाकर मेरे को पता चलता कि पार्ट्स ही नहीं आए हैं। देन फिर मेरी वहाँ पे बहस वगैरह हुई, वहाँ पे उनसे बात हुई। तब उसके बाद फिर उन्होंने आफ्टर इवन आई थिंक उसके बाद भी 2 हफ्ते बाद देन दिस सेंड फ्यू पीपल, उन्होंने मेरे घर पे लोगों को भेजा वो पार्ट्स लगाने के लिए। तो उसके बाद जाके मेरा वो काम पूरा कंप्लीट हुआ था। तो वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा बार्गेनिंग और आपको थोड़ा बहुत उनके टच में रहना पड़ेगा बेसिकली ना। जब भी आप अगर गाड़ी क्लेम और इंश्योरेंस के लिए देते हैं, अगर आप वो नहीं देंगे तो वो टच में नहीं रहेंगे, उनको प्रॉपर डेली फॉलोअप नहीं करेंगे, तो वो डेफिनेटली दे विल टेक इट लाइटली और फिर वो गाड़ी आपकी 30 से 40 से 50 दिन भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी कार्स होती हैं वहाँ पे। आपकी गाड़ी नहीं होती है, और सिमिलरली उनके पास बहुत सारी कार्स हैं वहाँ पे जो इंश्योरेंस क्लेम से आई होती हैं। और आप ट्राई करें जब भी इंश्योरेंस क्लेम वाले में आपको भी फ़ोन करेगा, सर्वेयर बेसिकली उसे सर्वेयर कहते हैं, जो सर्वेयर होगा आपको भी फ़ोन करेगा, तो आप उसे ट्राई करें कि उसे बोले कि रिपेयर ना करें, हमारे नए पार्ट्स ही लगवाएं। इंस्टेड के रिपेयर करने में ज़्यादा पता नहीं ढंग से रिपेयर करते हैं नहीं करते हैं, बट अगर कुछ पार्ट्स हैं जो आप कह सकते हो कि नहीं हमारे नए पार्ट्स ही लगाओ, और सर्वेयर जनरली अप्रूव कर देता है अगर अच्छी कंपनीज के सर्वेयर होते हैं। जैसे मेरे सारे नए पार्ट्स अप्रूव हो गए थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो वो एक चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये होगी इंश्योरेंस की बात। तो इंश्योरेंस का आई थिंक आपको सारा क्लियर हो गया, बट आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल ऑलवेज बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। आप कभी भी क्लेम्स ले रहे हो तो ईजी आपको क्लेम्स मिल जाता है, उसमें अनलिमिटेड क्लेम्स होते हैं। तो आप अभी कभी भी आपको इवन छोटी सी स्क्रैच वगैरह भी आ जाते हैं तो 1000 रुपीज़ बस चार्ज होते हैं, और आपका नो क्लेम बोनस भी बहुत कम होता है। तो अगर आप नो क्लेम बोनस देखोगे 2-3 हज़ार मुश्किल से होता है, बट आपकी गाड़ी में अगर मान लो 4-5 हज़ार का खर्चा है तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट आप क्लेम्स लीजिए। आराम से आपके 1000 रुपीज़ ही लगते हैं। 1000 अगर जीरो डेप है, 1500 रुपीज़ अगर आपके नो जीरो डेप है, तो उसमें आप आराम से अपनी गाड़ी का जहाँ भी लगता है वो सारा क्लीन कराइए आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट। और कहीं पर भी आप क्लेम ले सकते हैं इन एनी सिटी। अगर आपकी दिल्ली में है, दिल्ली में, इवन आउटसाइड दिल्ली, आप इंडिया में कहीं भी क्लेम्स ले सकते हैं मारुति का, वो इशू कुछ भी नहीं है। और आप अनलिमिटेड क्लेम्स भी ले सकते हैं। वैसे अब सारे ही प्रोवाइडर्स आपको अनलिमिटेड क्लेम्स दे रहे हैं, हुंडई भी दे रही है, टाटा भी दे रहा है। सिमिलरली मारुति आपको अनलिमिटेड क्लेम्स देती हैं। आपके ईयर में पहले जनरली 2 होते थे, बट अब मोर देन 2, 3, 4, 5 आप कितने भी लेने आप ले सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बेस्ट फीचर्स की। जो बेस्ट फीचर्स जो इस गाड़ी का जो जनरली है, आई थिंक जो एक 1.5 लीटर इसका जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जो आपको अराउंड 103 PS की पावर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, तो वो आई थिंक अनडाउटली इसका आई थिंक बेस्ट फीचर है। अगर आप गाड़ी पे आप एक्सेलरेट करते हो, आपने अगर आप इफ़ यू पुट योर फुट ऑन द एक्सेलरेटर, तो गाड़ी रिस्पॉन्स करती है।
आपको ओवरटेक करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, गाड़ी चलाने में मज़ा आएगा आपको हाईवे पे। इवन आप हाई स्पीड्स पे 100-120 पर भी आपको सेफ फील होगा गाड़ी में, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लगेगी आपको, गाड़ी स्टेबल रहती है। तो वो एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर है। और एक जो मेरे को सबसे बेस्ट यूज़ का लगता था वो इसकी शेप। तो इसका जो बॉक्स वाला जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा लगता था इसका, एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स में वो सब आपको नहीं मिलता है। जैसे नेक्सन वगैरह में अगर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कूपे डिज़ाइन है, इवन अदर कार्स एज वे। तो इसका जो बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, थोड़ा SUV शो, थोड़ा मैस्कुलिन फील देता है। तो दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि जो मेरे को जो ब्रीज़ा की जो अच्छी लगती है। फीचर्स में इसका जो AC है, AC काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसका, और इसका जो स्टीयरिंग है काफ़ी लाइट है एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं आपको स्टीयरिंग दिखाता हूँ, इसको काफ़ी लाइट है, वो आपको चलाने में मज़ा आएगा। इसका जो टेकोमीटर है, MID वगैरह तो आई थिंक थोड़ी एडवांस नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो न्यू ब्रीज़ा में है। और इसके AC वेंट्स वगैरह, तो वो एक सीटिंग पोजीशन भी इसकी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से आपको इवन आप LXi भी अगर लेते हैं मान लो उस टाइम पे, तब भी आपको बोनट दिखता है आराम से। तो वो एक वन ऑफ द आई थिंक बेस्ट फीचर है। और एक जो चलाने में जो मज़ा है इस गाड़ी को, वो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी मज़ा आता है आपको चलाने में। आपको फील होता है कि हाँ एक पावरफुल गाड़ी आप चला रहे हैं। गाड़ी फेस करी थी तो इसमें एक बार क्या था, जो यहाँ पे आप इसमें एक बेसिकली आपको सीट बेल्ट का नोटिफिकेशन आता है, जैसे मैं आपको दिखा, बेल्ट का नोटिफिकेशन आपको राइट साइड में दिख रहा होगा। तो एक बार क्या हो गया था, मेरी यहाँ पे जो पैसेंजर साइड सीट है फ्रंट वाली, तो उसमें थोड़ा सा पानी गिर गया था, थोड़ा सा पानी गिरा दिया था। तो उसके बाद जो था वो ये जो नोटिफिकेशन था काफ़ी टाइम तक मेरे को आता रहा, मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते। मैंने शोरूम पे ही बात करी तो उन्होंने कहा सर एक बार आगे पे चेक करा लीजिए, सेंसर वगैरह हो सकता है, सेंसर इसका हिल गया। बट वो थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। तो मे बी आई थिंक सीट के अंदर पानी चला गया था, इसलिए सेंसर वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, एंड थोड़े टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो गया। तो वो पता नहीं अब क्या है, वो अच्छी चीज़ है, वो आई थिंक मेरे को एक बेस्ट चीज़ लगी, ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। बट हाँ, सेंसर्स वगैरह में भी ऐसे कुछ इश्यूज़ नहीं आते हैं, बट काफ़ी कार्स में सेंसर्स में कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। जनरली आपके सेंसर्स ढंग से काम नहीं करते हैं या फिर बंद नहीं होते हैं। तो एक सेंसर के मामले में मारुति का जो है आई थिंक ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी अच्छा है। चीज़ है, सपोज़ मैंने ये आपकी गाड़ी बंद कर दी और मैंने इसकी हेडलाइट मान लो ऑन कर दी, और अगर मैं जैसे देखें हेडलाइट ऑन है, अब गाड़ी बंद कर दी, अगर मैं इसको बाहर से लॉक करूँगा गाड़ी को, तो ये गाड़ी लॉक नहीं होगी। ये आप जब तक आप ये देखो आवाज़ सुन रहे हो, तो ये आवाज़ आ जाएगी आपको, ठीक है ना। जब तक आप अब जैसे मैंने हेडलाइट बंद कर दूँगा और अब अगर मैं इसको खोलूँगा तो अभी आवाज़ नहीं आएगी आपको। तो ये एक बेस्ट फीचर है। ये तो पहले कार्स में क्या होता था, बेसिकली सपोज मान लो किसी ने आपकी ऐसे आपसे गलती से हेडलैम्प चलता हुआ रह गया और फिर आप उतर गए, आपकी हेडलाइट जलती रह गई, तो उसकी वजह से क्या होता था, आपकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाती थी। तो वो एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर है, हिडन फीचर्स कह सकते हैं आप। ये 2 इसके हिडन फीचर्स जो मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं इस कार के अंदर। देखो आप इवन मैंने हिल से भी चलाई है गाड़ी, तो हिल से आपको पावर की कमी फील नहीं होती है कि आपको ऐसे लगे कि आपको पावर नहीं मिल रही है, तो इनफ पावर रहती है इस कार में। वैसा ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छे होने से पहले अच्छा होने की वजह से ऑलमोस्ट 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो उस वजह से आप छोटे मोटे गड्ढे से या थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग अगर आप करेंगे तो उसमें आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बेटर कार है। तो वो आप एक चीज़ आप हमेशा देख सकते हैं आई थिंक। और ऐसी अगर आप मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो मे बी अब मैं ओनरशिप एक्सपीरियंस और दोस्तों का भी बनाऊंगा अपने, जिनके पास अच्छी गाड़ियाँ जो नई गाड़ियाँ ले रहे हैं। और यही ऐसे एक्सपीरियंस अगर आप और देखना चाहते तो रेड बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जल्दी आपके साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।